हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में सॉल्व करेंगे जीपे 2020 पेपर एंड यह है हमारा पार्ट 2 वीडियो लेक्चर ऑन दिस पेपर सॉल्यूशन। सो एनटीए द्वारा जो जीपे 2020 की एग्ज़ाम जो कंडक्ट की गई उसका पेपर है, हम वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर सॉल्व कर रहे हैं कि जो जीपेट 2020 की एग्ज़ाम की जो कंडक्ट करती है अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जिसको हम कहते हैं एनटीए। तो एनटीए द्वारा कंडक्ट की गई जीपेट 2020 का जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम कुछ और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So be updated with the farmer knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of FarmerOx. FarmerOx का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है, so download this app for Android application on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. Get the links in a description box की जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, जीपैट टेस्ट सीरीज, फार्मासिस्ट, वीडियो लेक्चर, ड्रग इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज, study materials for pharmacist, GPAT and drug inspector examination, as well as best ever test series for GPAT, NIPER, DI and pharmacist exam in affordable price, just ₹100 of 1 year. So get this facility on the app. In that you will get instant test result, proper result analysis and get your rank based on your performance. So this facility is available now on our app FarmerOx, Android app on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. So links are given in a description box, so you can check the description box and download this app from Play Store as well as from App Store. So let's start in this lecture and the next question is number 11 कि 1 से 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व किए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और बाकी के 10 क्वेश्चन हम पार्ट 2 के अंदर सॉल्व कर रहे हैं 11 से 20 के। तो इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज ए मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स, adhesion strength of gelatin with dipping pins and adhesive strength of gelatin with other polymers. तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये कि हर काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ब्लूम स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ब्लूम स्ट्रेंथ की कोई बार वैल्यू पूछी जाती है, फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो किस टाइप के डोजेस फॉर्म के लिए ज़्यादातर मेज़र की जाती है, किसके लिए मेज़र की जाती है। तो जो जेल या फिर जिलेटिन जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसके लिए हम ये ब्लूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। और ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि जब कैप्सूल बनाते हैं हम, कैप्सूल डोजेस फॉर्म, तो उसके अंदर जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है जिलेटिन की, तो वो क्या है, तो प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज और ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज ए मेजर ऑफ, और उसका सही आंसर है कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। के कोहेसिव स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात चल रही है ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही जो क्रॉस लिंकिंग होता है, और वो जो उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ है वो बन जाती है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन, कि जो हम मेज़र करते हैं उसकी स्ट्रेंथ के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है और उसका जो समझो कोई कितनी उसकी पावरफुल कैपेसिटी है ऑफ क्रॉस लिंकिंग, वो हम मेज़र करते हैं। तो ब्लूम स्ट्रेंथ की जो उसकी ताकत है, जो सिंपल हम कहें कि जो स्ट्रेंथ होती है जिलेटिन की, तो वो है ब्लूम स्ट्रेंथ। तो इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, कि इस तरह से समझो कि हम ब्लूम स्ट्रेंथ यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। तो ब्लूम स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू
द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन। नीचे जी लिख रहे हैं तो जिलेटिन के मॉलिक्यूलर वेट एंड इज ए मेजर ऑफ, और वो एक टाइप का कौन सा मेजरमेंट है, तो कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। के समझो कि ये जिलेटिन के मॉलिक्यूल से सॉल्यूशंस के अंदर, तो उनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है, तो ये क्रॉस लिंकिंग जो हम मेज़र करते हैं वो बन जाती है उसकी स्ट्रेंथ की। जितनी क्रॉस लिंकिंग अच्छी होगी उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी और उतनी उसकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत रहेगी, और जिसके कारण जो हमारे कैप्सूल के सेल भी तैयार होंगे वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ वाले तैयार होंगे कि जो इजीली ब्रेक ना हो। बिकॉज कैप्सूल के जो हम सेल बनाते हैं वो ऐसे होना चाहिए कि वो उसके अंदर रही जो ड्रग है कि उसकी ये कैप और नीचे बॉडी, तो उसके अंदर जो भी हम ड्रग फिल करते हैं, पाउडर फिल करते हैं, मिनी टैबलेट्स को फिल करते हैं, मिनी टैबलेट्स ग्रैन्यूल्स को फिल करते हैं, पिल्स फिल करते हैं, पैलेट्स है, तो बहुत सारे अलग अलग डोजेस फॉर्म उसके अंदर हम फिल करते हैं। तो वो जो सेल है उसके पास प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और सेल के पास स्ट्रेंथ कैसे आएगी कि जब उसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसके पास भी अच्छी स्ट्रेंथ हो। तो इसीलिए ये ब्लूम स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है जिलेटिन की, और उसका इम्पोर्टेंस है कि लास्ट में जो आपकी जो कैप्सूल है उसकी क्वालिटी पर उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये है ब्लूम स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज़ अ मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ, कि जो कोहेसिव स्ट्रेंथ है कि जो क्रॉस लिंकिंग होता है बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। आगे जानते हैं उसके बारे में कि ब्लूम इज अ टेस्ट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ जेल और जिलेटिन। जो भी कोई जेल बनाते हो आप, तो जेल की भी स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ से, एंड एज वेल एज फॉर द जिलेटिन। ब्लूम स्ट्रेंथ इन द रेंज ऑफ 150 to 280। तो यहाँ से भी एमसीक्यू पूछे गए हैं कि ब्लूम स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, कि 150 से लेकर 280 के बीच में होती है, एंड सुटेबल फॉर कैप्सूल, की जब आपको कैप्सूल बनानी है तो उसके लिए ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 150 to 280, और ये जो है वो कैपेबल हो जाती है जिलेटिन के लिए, इसलिए हम जिलेटिन प्रीफर करते हैं टू मेक द कैप्सूल्स। तो ये थी ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। उसको मेज़र करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कि ब्लूम गैलोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा टेक्सचर एनालाइजर की जो एक टाइप का है ब्लूम गैलोमीटर, तो विच डिटरमाइन द वेट इन ग्राम्स रिक्वायर इन डिप्रेस स्टैंडर्ड प्लंजर अ फिक्स डिस्टेंस इनटू द जेल सरफेस ऑफ 6.66% वेट बाय वॉल्यूम जेल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो विस्कोसिटी ब्लूम स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं कि जो सबसे पहले हम जिलेटिन का सॉल्यूशन ही बनाते हैं कैप्सूल डोजेस फॉर्म बनाने के लिए, और उसके अंदर जो पिन से उसको डीप करके आगे जो पूरा कैप्सूल सेल बनाने की जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करते हैं। तो जो जेल है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो हम कह सकते हैं कि 6.66% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये यहाँ से आपको एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है, तो वो आपको तैयार करना है फ्रॉम ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू एमरफस सॉलिड्स। ऑप्शन फर्स्ट दिया था कि यूजुअली दे आर एनिसोट्रॉपिक, दे टेंड्स टू फ्लो व्हेन सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट प्रेशर, considered as a super cooled fluids, and they do not have a definite melting point। तो एमरफस जो सॉलिड्स होते हैं कि जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इनडेफिनेट शेप वाले होते हैं एमरफस सॉलिड, उसके अंदर कोई क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट नहीं होती। तो उसी के बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, और वो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूजुअली दे आर एनिसोट्रॉपिक। बट
अब जब हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमरफस सॉलिड्स आर सेड टू बी आइसोट्रॉपिक। एमरफस जो होते हैं, एमरफस, तो आइसोट्रॉपी देखी जाती है एमरफस के अंदर और एनिसोट्रॉपी देखी जाती है क्रिस्टलाइंस के अंदर। तो इस तरह से एक ही लाइन में प्रॉपर ये मॉलिक्यूल्स है कि लार्ज, फिर ये समझो कि स्मॉल, लार्ज, स्मॉल, तो प्रॉपर एक प्लेन बनाते हैं और वो प्लेन के अंदर प्रॉपरली रेगुलरली अरेंजमेंट होती है ये क्रिस्टल की, कि जिसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल मटेरियल। बट यहाँ पे देखो एमरफस के अंदर रैंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या रहता है, रैंडमली अरेंजमेंट, कि कोई प्रॉपर ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं होता, जबकि यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर आप देख सकते हैं अरेंजमेंट, कि जिसको डेफिनेट साइज होती है, शेप होती है और रिपीटेटिव अरेंजमेंट देखी जाती है क्रिस्टल लेटाइस की, जबकि यहाँ पे रैंडमली अरेंज होते हैं और वो जो है उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपी। तो एकदम सिंपल इजी क्वेश्चंस पूछा गया था कि एमरफस सॉलिड तो एनिसोट्रॉपिक नहीं, बट वो कैसे है, आइसोट्रॉपिक है। तो जो आइसोट्रॉपी देखी जाती है इन एमरफस, बाकी के सेंटेंस सही है कि दे टेंड्स टू फ्लो, कि जब आप उसको प्रेशराइज करोगे तो ऑब्वियसली वो फ्लो कर लेंगे। फिर सुपर कूलफुल कहे जाते हैं एंड दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता, बिकॉज उनका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, साइज ही नहीं है, रैंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए उनके कोई डेफिनेट फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होते। तो एमरफस सॉलिड सेड टू बी आइसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक फॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट। अब वो जो बात थी कि सुपर कूल्ड, तो द एमरफस सॉलिड आर ऑल्सो कॉल्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड which allow the molecules in the material to continue to move but in very less large time, and as it does not form a crystalline structure, और वो crystalline structure नहीं बनाते, वो flow कर सकते हैं but little bit, उनको pressure देना चाहिए, move but any very very less large time and as does not form a crystalline structure, or we can say that they have a tendency to flow like liquid, that's why they are called a pseudo solid or super cooled liquids। तो ये जो पॉइंट थे वो करेक्ट थे रिगार्डिंग एमरफस सॉलिड एंड डू नॉट हैव ए डेफिनेट मोल्टिंग पॉइंट। तो ये है रिगार्डिंग द एमरफस सॉलिड्स। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The granulation effect on the cell wall is caused by which condition? Hypertonic, reversible, hypotonic reversible, hypotonic irreversible और hypertonic irreversible। तो जो ग्रैन्युलेशन इफेक्ट जो होती है तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। उससे पहले सही आंसर जान लिए क्वेश्चन का, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट की हाइपरट्रॉनिक एंड रिवर्सिबल। तो ऐसी कंडीशन कब फॉर्म होती है कि जब आप किसी सेल को, कोई भी सेल है उसको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये इफेक्ट जो है वो फॉर्म होगी, और वो सॉल्यूशन में से उसको निकाल के आप फिर से आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो कंडीशन फिर से रिवर्स हो जाएगी, इसलिए ये रिवर्सिबल भी है। तो यहाँ पे देखिए कि जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो दिस कॉजेज वाटर टू फ्लो फ्रॉम इनसाइड द सेल, कि बाहर का समझो कि ये फ्लूइड है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मतलब कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि जो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग टू जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की और वाटर जो है
मूव करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी वहां से हायर की ओर मूवमेंट होती है फ्लूइड की, जिसके कारण क्या होगा कि जो वाटर है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की ओर जा रहा है, और सेल के अंदर रहा जो भी वाटर था, पानी था, वो बाहर निकल जाएगा, और जिसके कारण सेल जो है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंकिंग हो जाती है। कि जो अभी हमने लेटेस्ट में एक लेक्चर बनाया था, आप चेक कर सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीनों पे अलग अलग एक लेक्चर बनाया था, तो वो आप देख सकते हैं डिटेल में। तो अब क्या होता है कि सेम कंडीशन, जब कोई समझे कि ये ब्लड सेल था आरबीसी, और कोई प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, उसके अंदर भी सेम कंडीशन प्रोड्यूस होती है, बिकॉज उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन अंदर लो है और बाहर की ओर हायर है। तो ऑस्मोसिस का नियम है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, स्पेशली जो सॉल्वेंट है, एंड उसके कारण क्या होता है कि अंदर की ओर का ये जो सेल है उसका श्रिंकिंग हो जाएगा, बिकॉज जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है। A water leaves the cell, it shrinks and develops the notched appearance characteristics of crenation। तो ये हो जाती है क्रीनेशन या फिर ग्रेन्युलेशन इफेक्ट, कि जिसके अंदर सेल्स का श्रिंकिंग होता है, और ये कंडीशन तब फॉर्म होती है कि जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, और ये कंडीशन रिवर्सिबल है। जब आपको ये सॉल्यूशन में से ये सेल को निकाल के फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, तो फिर से जो है वो सेल के अंदर वाटर ऐड हो जाएगा, एंड फिर से वो अपना नॉर्मल हेल्दी सेल तैयार हो जाएगा। तो ये थी सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द अनइक्वल attractive forces acting on the molecules at the surface of liquid gas interface when compare with molecule in the bulk of the liquid is due to। यहाँ तक पढ़ के आपको पता चल जाया गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है कि जब इंटरफेस की बात आती है, और वो भी लिक्विड गैस इंटरफेस या फिर जो मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन। तो उस वक्त आपको सरफेस टेंशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में फिक्स कर लेना होता है। तो ऑप्शंस दिया है, एब्सेंस ऑफ अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एब्सेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ऑप्शन डी इज द लेस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे है कि अनइक्वल अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल एट द सरफेस, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं और वो भी लिक्विड गैस इंटरफेस में, कि व्हेन कंपेयर विथ मॉलिक्यूल इन द बल्क, कि जो समझो कि ये वाटर है, इसके अंदर यहाँ तक वाटर फिल किया हो, तो ये होगा लिक्विड और ये ऊपर की ओर गैस है। तो ये जो इंटरफेस बनेगी वो है गैस या फिर लिक्विड गैस इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस के मॉलिक्यूल कहे जाएंगे, एंड नीचे समझो कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल कहा जाएगा बल्क का। तो दोनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं एट्रैक्टिव फोर्सेस का, तो द अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल एट द सरफेस, कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके कंपेयर में, व्हेन कंपेयर विथ मॉलिक्यूलर इन द बल्क of the liquid is due to less adhesive force of attraction, कि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर है, कि द अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गैस इंटरफेस, कि जो मॉलिक्यूल्स ये सरफेस ऊपर होते हैं उनके ऊपर जो एट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो अनइक्वल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके लिए है लेस अधेसिव फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जिसके कारण एट्रैक्टिव फोर्सेस लो है, बिकॉज वो सरफेस पे है। तो उसका डिटेल में डायग्रामेटिकली और डिटेल में समझते हैं कि
कि सरफेस टेंशन क्या है। तो सरफेस टेंशन इज द measure as energy required to increase the surface area of liquid by a unit of area। कि कोई भी लिक्विड है आपके पास, उसका समझो कि आपको सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करना है। किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के अंदर समझो कि मुझे 1 सेंटीमीटर जितना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, और उसके लिए मैं वो जो एनर्जी लगाऊंगा वो होगा समझो कि इन फॉर्म ऑफ फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग करूंगा कि समझो कि मैं यहाँ से ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एट राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, और कितना मुझे सरफेस एरिया इंक्रीज करना है 1 सेंटीमीटर। तो वो बन जाता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जिसको हम यूनिट में मेजर करते हैं डाइन पर सेंटीमीटर। कि मैंने काम कितना किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, डाइन जितना कितनी सेंटीमीटर के लिए जो मुझे यूनिट एरिया जो मुझे इंक्रीज करवाना है, तो वो हो जाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड रिजल्ट फ्रॉम ए इनबैलेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स, द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, कि ये वाला जो समझो कि इंटरफेस, तो ये वाली इंटरफेस बनती है एयर लिक्विड, मतलब कि गैस लिक्विड। अंदर जो है वो कोई इंटरफेस ही नहीं है बिकॉज होमोजेनियस मिक्सचर है। फिर यहाँ पे आप आओगे तो ये वाला पोर्शन है नीचे का बीकर का सॉलिड, और ये है लिक्विड। तो वो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बनती है, ऊपर की ओर एयर लिक्विड, और बीच में कोई इंटरफेस नहीं है। तो जो सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऊपर की ओर से भी प्रेशर लगता है प्लस नीचे से भी प्रेशर लगता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है उनको सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ही फोर्सेस लग रहे हैं चारे बाजू से। तो अब जो हमारा एमसीक्यू है कि अनइक्वल attraction forces on the molecules at the surface of the liquid gas interface। अब ये देखो जो बल्क में ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो बल्क में है, तो उसके ऊपर आप देखो कि एट्रैक्टिव फोर्सेस जो लग रहे हैं वो इक्वल है, बिकॉज ये डायरेक्शन से भी जो आ रहा है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली सभी डायरेक्शन से कैसा आ रहा है एट्रैक्टिव फोर्स सेम, कि जिसको हम कहेंगे इक्वल। जबकि ये वाला देखो आप कि ये मॉलिक्यूल जब सरफेस ऊपर है तो नीचे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड के, ये वाले लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये वाला लिक्विड, ये वाला लिक्विड एंड ये, बट ऊपर जो है ये गैस है और ये भी गैस है। तो क्या हुआ, अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्सेस है सरफेस के मॉलिक्यूल के, कि जो लिक्विड गैस इंटरफेस ऊपर प्रेजेंट है। कि ये मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एयर लिक्विड या फिर गैस लिक्विड इंटरफेस ऊपर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो व्हेन कंपेयर विथ मॉलिक्यूल फोर्सेस इन द बल्क ऑफ द लिक्विड इज ड्यू टू द लेस अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो मॉलिक्यूल्स है उनको अधेसिव फोर्सेस कैसे लगेंगे, लेस अधेसिव फोर्सेस। तो ये जो था मेन सरफेस टेंशन का, जो अलग अलग कंडीशन की जो मॉलिक्यूल्स इस तरह से बल्क पर सरफेस पर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अंदर बल्क में होते हैं। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट स्टेरॉल इन feces of form from cholesterol by bacteria in lower intestine। ऑप्शंस दिए है 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल, कॉप्रोस्टेनॉल, 7 डी हाइड्रो कोलेस्टेरॉल, एंड ऑप्शन नंबर 4 लिथोकोलिक
एसिड। तो क्वेश्चंस को समझिए फिर से कि फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट स्टेरॉल इन feces form from cholesterol by bacteria इन लोअर इंटेस्टाइन। कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरी, कि यहाँ पे हमारा स्टमक का पोर्शन, स्टमक के बाद ये स्टमक जहाँ से निकल रहा है कि ये पूरा इंटेस्टाइन का जो पोर्शन बनता है, और लास्ट में एनस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो कोलेस्टेरॉल को ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते कि वो भी एक टाइप का स्टेरॉइडल या फिर स्टेरॉल ही है। तो वो कंपाउंड हमें फाइंड आउट करना है ये ऑप्शंस में से, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉप्रोस्टेनॉल। तो कॉप्रोस्टेनॉल के बारे में जानते हैं, ये है उसका स्ट्रक्चर कॉप्रोस्टेनॉल। ये कॉप्रोस्टेनॉल कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में से बाय बैक्टीरिया, कि बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण ये कोलेस्ट्रॉल है वो कॉप्रोस्टेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी इन अवर लोअर इंटेस्टाइन, और वो प्रेजेंट होता है इन फीसिस। तो कॉप्रोस्टेनॉल इज द इम्पोर्टेंट स्टेरॉल इन फीसिस फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय बैक्टीरिया इन लोअर इंटेस्टाइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। आगे सीखते हैं अब 5 बीटा कॉप्रोस्टेनॉल इज 27 कार्बन स्टेनॉल, कि जिसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो 27 कार्बन वाला स्टेनॉल है। फॉर्म फ्रॉम बायोहाइड्रोजिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बायोलॉजिकल प्रोसेस से बायोहाइड्रोजिनेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का इन द गट ऑफ मोस्ट हायर एनिमल एंड बर्ड्स, कि जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है उसमें भी स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। एंड दिस कंपाउंड हैज ए फ्रिक्वेंटली बीन यूज एज ए बायोमार्कर, कि जो बायोमार्कर्स होती है अलग अलग, की जो फीकल मैटर होता है अर्थ के अंदर, उसके लिए जरूरी है कि फॉर द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन फीकल मैटर इन द एनवायरमेंट। कि जब अलग अलग रिसर्च होते हैं, कि समझो कि आपको किसी ह्यूमन का ये फीकल मैटर मिला है, तो फीकल मैटर में से जो कॉप्रोस्टेनॉल मिलता है उस पर से आप जो है अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं, तो वो बन जाते हैं एक बायोलॉजिकल मार्कर, कि जिसको हम कहते हैं बायोमार्कर्स। तो कॉप्रोस्टेनॉल के बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिलेक्ट द appropriate the expression for the concentration of solute when it exists as a monomer in solvent A and dimer in solvent B। कि हमें जो सॉल्वेंट है उस सॉल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, कि अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन लो, की जो पार्टीशन कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन लो वगैरह जो होते हैं, तो उसमें कंडीशन हमें ये दी गई है कि जो सॉल्यूट है वो 2 सॉल्वेंट है हमारे पास, कि समझे कि इस तरह से सेपरेटिंग फनल है मेरे पास। क्वेश्चंस को समझेंगे तो ही काफ़ी इजीली आपको याद रह जाएगा, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रॉपरली दे रहे हैं। तो इस तरह से नीचे ग्लास टॉप, नीचे भी स्टॉपर होती है, ऊपर भी ग्लास टॉपर है। तो समझे कि यहाँ तक है सॉल्यूट सॉल्वेंट ए है, और कलर चेंज कर देते हैं अब, तो आपको और मज़ा आएगा डायग्राम के अंदर। और ये ऊपर की ओर है ये सॉल्वेंट बी। तो हमारा जो सॉल्यूट है उसके लिए समझो कि मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो जो सॉल्यूट है एग्जिस्ट करता है एज अ मोनोमर इन सॉल्वेंट ए, तो सॉल्वेंट ए में वो है एज अ मोनोमर हमारा सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट बी के अंदर है एंड डाइमर इन सॉल्वेंट बी, तो सॉल्वेंट बी में वो है एज अ
डाइमर। मोनोमर मतलब कि एक ही उसका मॉलिक्यूल है और यहाँ पे उसके डाइमर है। तो एज्यूम द Ca कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट A। तो समझे कि यहाँ पे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है नीचे की ओर उसको हम कहेंगे Ca और ऊपर की ओर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कहेंगे Cb। कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट B इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो बी जो है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अब हमें चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है कि K इज इक्वल टू Ca डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट Cb। ऑप्शन दो है कि K इज इक्वल टू Ca बाई Cb 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन सी दिया है K इज इक्वल टू Ca बाई Cb 2 माइनस अल्फा। एंड ऑप्शन डी है K इज इक्वल टू Ca डिवाइडेड बाई Ca प्लस Ca अंडर रूट Cb। तो अब देखिए उसको ये वाला चार ऑप्शन हमें अलग अलग दिए हैं। कंडीशन आपने समझ ली। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 K इज इक्वल टू Ca अंडर रूट Cb। तो अब उसको समझते हैं अच्छे से कि जो लिक्विड वाटर पार्टीशनिंग होता है कि जिसको हम पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की कहते हैं कि जिसके अंदर कि दो ऐसे इमिसिबल लिक्विड लेते हैं कि समझो कि सुक्रोज है तो एक हमारे पास लिक्विड है ऑक्टानॉल, दूसरा वाटर है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑक्टानॉल एंड वाटर। तो सुक्रोज है तो सुक्रोज की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर, इसलिए वो वाटर के अंदर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऑक्टानॉल के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम दिख रहा है। ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कि जो ऑक्टानॉल के अंदर ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है जिसके अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि ये वाले ऑक्टानॉल के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं जबकि वाटर के अंदर बहुत ही कम है। तो जब आपके पास कोई एक सॉल्यूट होता है और दो सॉल्वेंट होते तो और वो दो सॉल्वेंट ऐसे कि जो इमिसिबल है तो उस वक्त क्या बनता है, ये पार्टीशन बनता है। ये जो तैयार होता है वो क्या होता है, पार्टीशन। और वो पार्टीशंस के कारण जो आपका सॉल्यूट है वो कुछ अमाउंट में ऊपर की ओर और कुछ अमाउंट में नीचे की ओर जो है वो सॉल्यूबल होता है। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसका समझो कि आपने 100% लिया है तो 100 में से समझो कि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है तो 90% जितना वाटर में रहेगा एंड 10% रहेगा ऑक्टानॉल में। उससे रिवर्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड में देखें तो ऑक्टानॉल में वो 70% जितना डिजोल्व है जबकि वाटर के अंदर 30 जितना भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ पोर्शन उसका एक्वियस फेज में होता है जबकि कुछ पोर्शन उसका जो है ऊपर की ओर वाला ऑर्गेनिक फेज में होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट तब बनता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट बी। और की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि K इज इक्वल टू Ca बाय Cb, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय Cb। सो फॉर sparingly soluble substance this can be invalidated by deviation from ideal behavior। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है कि कोई इस जगह आपके मोनोमर तरीके से किस तरह कुछ सॉल्वेंट में एज ए डाइमर रहते हैं तो ये डेविएशन से ही फॉर्मूला दिया है, उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था जीपेट 2020 के अंदर ये वाले में से। तो जीपेट 2020 में ये पूछा गया डायरेक्टली। जब आपने पार्टीशन कोएफिशिएंट डिटेल में सीखा होगा कि तो तब आपने ये खास पढ़ा होगा कि इफ सॉल्यूट एग्जिस्ट एज अ मोनोमर एंड सॉल्वेंट ए इन सॉल्वेंट ए एंड एज अ डाइमर इन सॉल्वेंट बी देन K इज गिवन बाय दिस फार्मूला। और वही फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर है Ca डिवाइड बाय अंडर रूट Cb, Ca डिवाइडेड बाय अंडर रूट Cb। और अब दूसरी कंडीशन कि इफ डिसोसिएशन इनटू द आयन अकर्स इन एक्वियस लेयर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंसिडर एज द एप्लीकेबल इक्वेशन बिकम्स, कि जब डिसोसिएशन इनटू द आयन्स इन एक्वियस लेयर
तो उस वक्त अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड दैट इज के इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई सी बी इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। तो ये है अलग अलग उसके डेविएशन पार्टीशन कोफिशिएंट के, और ये वाला जो हमारा जीपेट 2020 का एमसीक्यू। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट इज एग्जिस्ट एज ए मोनोमर। तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर k इज इक्वल टू सी ए अंडर रूट सी बी, जहाँ पे सी ए मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ए, सी बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट बी, एंड जो बी है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 17, द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड टॉक्सिक रेंज, थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक रेशियो और थेराप्यूटिक रेंज। तो डायरेक्टली डेफिनेशन में से ही यह क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी तरह का ट्विस्ट इसमें नहीं है, और उसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थेराप्यूटिक रेंज। कि जब आप ये वाला देखोगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि फार्माकोलॉजी के अंदर आप ये पढ़ते थे पूरा डेफिनेशन थेराप्यूटिक रेंज के बारे में। तो जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन की ये वाले ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस ऊपर, ये वाली वाई एक्सिस पर दिया है कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो अब देखिए जैसे जैसे आप वाई एक्सिस पे ट्रैवल करते हो तो ये ड्रग की एक्शन में देखो, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है उसको आप देखिए फिर से, ये जीरो स्टार्टिंग पॉइंट कि जो ऑनसेट टाइम होता है वहाँ से मैं अब ऊपर की ओर चल रहा हूँ। तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं मैक्सिमम पीक पे पहुँच जाऊँगा और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो ये हो गए सी मैक्सिमम, सी मैक्स। अब वही ग्राफ को ये मैं अब नीचे आ रहा है, धीरे 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 नीचे आ रहा है। ओके, और कंप्लीटली एक समय ऐसा आएगा कि उसकी इफेक्ट फिर से हो जाएगी ये ज़ीरो लाइन के पास, और ये हो गया उसका टाइम ड्यूरेशन। तो ये देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ तक रही, ये इतना जो पोर्शन बताया है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो या ये पॉइंट पे टच होगा कि जो है MEC। MEC का मतलब मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, MEC मतलब कि मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला MEC मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए ही, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, तो ही जो भी हमारी ड्रग है मेडिसिन से उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन अचीव होगी। और सेकंड है मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर मैक्सिमम सेफ या फिर टॉलरेटेड कॉन्सेंट्रेशन की जो पर्सन टॉलरेट कर सकता है, तो ये है यहाँ पे। तो उसके बीच में का जो पूरा एरिया है कि बिटवीन MEC एंड MSC कि जिसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था थेराप्यूटिक रेंज के बारे में। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, वागेस प्रोस्केवर टेस्ट, इंडोल टेस्ट, साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट और मिथाइल रेड टेस्ट। कि क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। डायरेक्टली टेस्ट से ही क्वेश्चन है, कोई सी भी तरह का ट्विस्ट नहीं है यहाँ पे, और राइट आंसर है वागेस प्रोस्केवर टेस्ट। तो इस तरह से ये टेस्ट है कि मॉडिफाइड वागेस प्रोस्केवर टेस्ट इज डिस्क्राइब which distinguishes within 4 to 8 hours between organism की जो प्रोड्यूस करती है एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल, कि जो हमारा है कि एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल
जिसको कहा जाता है एसीटोइन। जिसको क्या कहते हैं हम? एसीटोइन, कि जो फॉर्म होता है फ्रॉम ग्लूकोज फर्मेंटेशन एंड दोज दैट कैन नॉट, कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर ये एसीटोइन प्रेजेंट हुआ है। तो ये हो गई टेस्ट पॉजिटिव, कि डिस्क्राइब विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द 4 to 8 hours बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल, कि ये ऑर्गेनिजम्स ने एसीटोइन प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए ये पॉजिटिव टेस्ट, और उसके अंदर एसीटोइन जो है वो एब्सेंट है, तो वो टेस्ट बन गई नेगेटिव। तो ये जो टेस्ट है कि वागस प्रोस्कर टेस्ट और प्रोस्केवर टेस्ट, commonly known as a VP test, is used to determine the ability of some organisms to produce neutral and end product like 2,3-butanodyl or acetone from glucose fermentation, की जो ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से जो एंड प्रोडक्ट तैयार होती है, कि एसीटोइन बने या फिर 2,3-ब्यूटानेडाइल, तो उसको कंफर्म आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उसकी जो एंड प्रोडक्ट है एसीटोइन, और एसीटोइन के लिए जो मेन फुल फॉर्म है वो है एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल। तो ये था वागस प्रोस्केवर टेस्ट। Question number 19. The temperature dependence and theory of viscosity is expressed by the following equation. First is Stern-Volmer equation, Arrhenius equation for chemical kinetics, Higuchi equation और Gibbs equation. तो क्वेश्चन यह है कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड थियरी ऑफ विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और उसका सही आंसर है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, की जो आर्हेनियस इक्वेशंस के अंदर है स्पेशली कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड थियरी ऑफ विस्कोसिटी, कि जो एक्सप्रेस की जाती है स्पेशली बाय आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन इज द के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पे ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, एंड के जो है वो केमिकल रिएक्शन का रेट। तो ये जो इक्वेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर आर्हेनियस इक्वेशन। बाकी के जो ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं, कि जो हिगुची इक्वेशन होता है, तो हिगुची इक्वेशन, द इक्वेशन फॉर हिगुची इज फॉर ड्रग रिलीज थ्रू मैट्रिक्स, कि जब ड्रग रिलीज की स्टडी करनी है तो उस वक्त इम्पोर्टेंस होता है ये हिगुची इक्वेशन का, और ये इक्वेशन है Q इज इक्वल टू के एच इंटू टी 1/2 और एम टी बाय m0 इज इक्वल टू के इंटू टी 1/2, की जहाँ पे Q है क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज एट टाइम t, के एच हिगुची कांस्टेंट कहा जाता है, एंड t जो है वो टाइम इन आवर्स। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कमिंग एग्जामिनेशन में, तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखना है, हिगुची इक्वेशन। फिर था ये ऑप्शन था कि स्टर्न वॉल्मर रिलेशन या फिर उसका इक्वेशन, तो ये वाला जो इक्वेशन है कि F इंटू एफ डिवाइडेड बाई एफ की इज इक्वल टू के एफ प्लस के आर के आई एस सी डैश 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 डिवाइडेड बाई के एफ के आर डैश डैश इज इक्वल टू के क्यू टाउ इन ब्रैकेट क्यू प्लस 1, कि जो फ्लूरोसेंट इंटेंसिटी जो है एफ मतलब कि फ्लूरोसेंट इंटेंसिटी इन द एब्सेंस ऑफ क्विंचर, एंड एफ क्यू फ्लूरोसेंट इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ क्विंचर। तो फ्लूरोसेंट एक्टिविटी के बारे में जो इक्वेशंस बनता है वो है स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, ये है उसका फाइनल इक्वेशन, की जो आपको याद रखना है। यहाँ से भी MCQ अपकमिंग एग्जाम में
पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो हमारा एक और ऑप्शन था गिब्स इक्वेशन, तो द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कि जो स्पेशली फ्री एनर्जी के रिलेटेड है, कि इज अ थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग द चेंजेस इन द गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, की जो डेल्टा जी इज इक्वल टू आर एन इंटू एल एन के डी, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, की जहाँ पे जी गिब्स फ्री एनर्जी है और अवेलेबल एनर्जी हम कहते हैं, डेल्टा एच को एंथैल्पी कहते हैं हम, एंथैल्पी का चेंज, इसलिए डेल्टा। टेम्परेचर टी लिखा होता है जब कैपिटल, तो वो टेम्परेचर का ही होता है, और स्मॉल टी होता है वो टाइम होता है। तो कैपिटल टी है यहाँ पे तो टेम्परेचर, और वो है केल्विन के अंदर। एस मतलब कि एंट्रोपी, और डेल्टा एस मतलब कि एंट्रोपी चेंज। आर जो है वो गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड के डी डिसोसिएशन रेट। तो ये बन जाता है गिब्स इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन भी उसको कहा जाता है। इट इज नेम आफ्टर द जोसियन विलियर्ड गिब्स एंड हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज। तो ये आपको चारों इक्वेशन याद रखने हैं, मोस्ट आईएमपी है। आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल और प्राइमरी फैक्टर कंसिडरेबल फॉर सिलेक्शन ऑफ ए लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्लांट, की जब आपको प्लांट कंस्ट्रक्शन करना है, केमिकल प्लांट बनाना है या फिर फार्मास्यूटिकल प्लांट बनाते हैं हम, तो कौन से फैक्टर को हम प्राइमरी फैक्टर के तौर पे कंसीडर नहीं करते। तो ऑप्शंस दिए है, फर्स्ट सॉइल है, सेकंड दिया है मार्केट फॉर प्रोडक्ट, थर्ड है लेबर सप्लाई, एंड फोर्थ है रॉ मटेरियल। तो चार में से कौन सा फैक्टर को हम फंडामेंटल फैक्टर नहीं कंसीडर करते, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉइल। तो सॉइल इज नॉट ए फंडामेंटल और प्राइमरी फैक्टर, वो प्राइमरी फैक्टर नहीं है। प्राइमरी फैक्टर्स हमारे लिए रहेंगे कि एक तो लेबर सप्लाई अच्छे से मिलना चाहिए, रॉ मटेरियल मिल जाए इजीली, एंड जो भी हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर मार्केट होना चाहिए। तो प्राइमरी फैक्टर्स एंड लोकेशन जो है कि फंडामेंटल फैक्टर्स कौन से कंसिडर होते कि जब आपको किसी भी प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना है, तो टोटल 10 फंडामेंटल फैक्टर है, टोटल 10। फर्स्ट देखिए, रॉ मटेरियल सप्लाई होना चाहिए, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, थर्ड है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटी सर्विसेज मतलब कि ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाए, गैस मिल जाए, वाटर मिल जाए, प्रॉपर एयर हो वहाँ पे, तो ये हो जाती है यूटिलिटीज आपको अच्छे से मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल लैंड, तो लैंड जो है वो बात है ज़मीन की, तो प्राइमरी फैक्टर बनता है लैंड, ना ही कि सॉइल। सॉइल और लैंड में काफ़ी फ़र्क है, आप देख सकते हैं कि सॉइल मतलब कि जो हम कहते हैं मिट्टी, एंड लैंड मतलब कि ज़मीन। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़मीन का कि कौन से लोकेशन पे प्रॉपर आपकी लैंड है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल लैंड वो अफेक्ट करता है। कि जब समझो कि ऑप्शंस में लैंड लिखा होता था तो हम लैंड जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते कि वो जो है वो फैक्टर अफेक्ट करता है, बट वहाँ पे ऑप्शन दिया हमें सॉइल का, इसलिए हम जो हमारे मेन 10 प्राइमरी फैक्टर इसमें से सॉइल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सेप्शन में रखते हैं। 7th फैक्टर है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लोकल कम्युनिटी कंसिडरेशंस, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी में पॉपुलर बनेगी या नहीं, या फिर उसको आप अलग अलग ट्रांसपोर्ट करके वो अलग अलग मार्केट्स में पहुंचा सकते हो या नहीं, और जो मार्केट है वो भी आपके लिए सूटेबल है या नहीं। फिर क्लाइमेट पे आप ध्यान रखते हो, एंड पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन भी उसमें इम्पोर्टेंस है। तो ये है प्राइमरी फैक्टर्स
for construction of any pharmaceutical plant or any chemical plant। तो जीपे 2020 का जो पूरा पेपर है पीडीएफ फॉर्म में आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स, एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले और एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर, जिसकी जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है कि दोनों जो एप्लीकेशंस है प्लस जितने भी जीपेट के ओल्ड पेपर्स है वो भी आपको फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगे। पीडीएफ ऑफ जीपेट पेपर्स, वीडियो लेक्चर, सॉल्यूशन एंड proper explanation get on Pharmarox app. Download the app Pharmarox Android application on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store.